पिछले सेशन में हमने कूलाम के नियम से गॉस के नियम की उत्पत्ति की थी। आज हम जस्ट इसका रिवर्स करेंगे। हम गॉस के नियम से कूलाम के नियम की उत्पत्ति करेंगे। देखो, कूलाम का नियम और गॉस का नियम दोनों के दोनों स्थिर वैद्युत बलों के लिए एक समान रूप से कार्य करते हैं। तो आज हम गॉस के नियम से कूलाम के नियम की उत्पत्ति करेंगे। गॉस के लॉ से हम किसकी उत्पत्ति करेंगे? कूलाम के नियम की, जो कि स्थिर विद्युत बलों के लिए। हमने क्या किया, सपोज दैट एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू लिया है, ठीक है, और इससे लगभग r दूरी पर कोई बिंदु है P। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें कैलकुलेट करनी है। तो गॉस की थ्योरम हम पहले इस पर अप्लाई करेंगे कि गॉस की थ्योरम से हम कैसे इसमें E कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, R इसे केंद्र मानते हुए, जहाँ पे हमने Q रखा है, इसे अगर हम सेंटर माने O, तो R डिस्टेंस का एक हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस क्रिएट करेंगे। ये हमने एक गॉसियन सरफेस क्रिएट कर दी है, जो कि कैसे ली हमने, स्फेरिकल सरफेस ली है। अब इस सरफेस पे इस पॉइंट पर हमने एक छोटा सा एरिया लिया है। यहाँ पर हमने एक छोटा सा एरिया लिया है DS। तो जो इस DS एरिया का नॉर्मल होगा, यानी एरियस वेक्टर होगा, उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है, एक स्फेरिकल सरफेस हमने लिए है, गोल लिया है। तो उसमें क्या होगा, जब हम स्फेरिकल लेते हैं तो डायरेक्शन क्या होगी, केंद्र से बाहर की ओर होगी। इसी तरीके से इसमें जो E है, E की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, बाहर की ओर हो जाएगी। गॉस की थ्योरम के अनुसार जो वैद्युत क्षेत्र है वो गॉसियन सरफेस से हमेशा बाहर की ओर होता है। तो यहाँ पर हम गॉस का नियम अप्लाई करते हैं। तो गॉस ने क्या किया, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट DS इज इक्वल टू, किसके बराबर इक्वल है ये, दिस इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए, R क्या हमारे पास कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है इस स्फीयर के लिए। तो जब इसके लिए R कांस्टेंट है तो हर एक पॉइंट पर E क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और E कहाँ आ जाएगा, इंटीग्रेशन से बाहर। अंदर क्या बचेगा, DS cos थीटा इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ देखिए, E और DS के बीच जो एंगल है थीटा, ये भी कितना है, 0 डिग्री। तो इसलिए cos थीटा इक्वल टू cos 0 डिग्री और इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा E क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ DS इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए, DS का क्लोज इंटीग्रेशन, इस पूरे सरफेस का हमें क्या लेना है, इंटीग्रेशन लेना है। DS क्या है, इस छोटे से जो एरिया है इसका हमने एरिया लिया है। तो सारे स्फीयर का एरिया काउंट करेंगे तो इसका कुल क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा E 4 पाई R स्क्वायर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इसे हम लिख सकते हैं E इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आ लो, इक्वल के इधर, तो क्या आ जाएगा, ये 1 अपॉन 4 पाई R स्क्वायर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसे रीअरेंज करें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। दिस इज E इक्वेशन नंबर 1। सपोज दैट इसे हम सब्स्टिट्यूट पुट कर लेते हैं।
अब देखिए ये तो निकल गया हमारे पास क्या, ई की वैल्यू, ठीक है। अब किसी बिंदु से, बिंदु आवेश से किसी बिंदु पर, सपोज दैट ये जो हमने यहाँ पे P कंसीडर किया है, ये P पॉइंट, यहाँ पर E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब अगर हम इस P पर एक परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज प्लस Q0 रख लें, तो यहाँ पर जो कुल इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, F इक्वल टू E इंटू Q0, कूलम के नियम से होता है। वैल्यू पुट करो E के यहाँ, तो क्या आ जाएगा, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन0, Q ऑलरेडी है और Q0 मल्टीप्लिकेशन में अपॉन R स्क्वायर, एंड दिस इज द कूलम्स लॉ। तो इस तरीके से हमने क्या किया, गॉस के नियम से कूलम के नियम की उत्पत्ति की। ये दोनों नियम, गॉस का और कूलम का नियम, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों के दोनों किस में प्रयोग होते हैं, स्थिर वैद्युत बलों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो आज हमने सीखा गॉस के नियम से कूलम के नियम की उत्पत्ति। हमने क्या किया, एक पॉइंट चार्ज लिया और इससे r डिस्टेंस पे हमने E कैलकुलेट किया। किसकी हेल्प से, गॉस की हेल्प से, गॉस के थ्योरम की हेल्प से, जो कि हमारे पास इतना आया। और हमें पता है कि अगर पॉइंट चार्ज से किसी डिस्टेंस पर r पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी हो, तो अगर यहाँ पर हमने कोई चार्ज रखा है, पॉजिटिव चार्ज यानी टेस्ट चार्ज, धन परीक्षण आवेश रखा है, तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो कितना होगा, F इक्वल टू E इंटू Q0। E की वैल्यू यहाँ से यहाँ रखेंगे तो इतना आ जाएगा, और दिस इज द कूलम्स लॉ। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q0 अपॉन R स्क्वायर। तो ये था गॉस के नियम से कूलम के नियम की उत्पत्ति। तो आपको ये समझ आ गया होगा। ओके।